शीशे के आगे खड़ा वह बहुत महंगे गहरे नीले रंग के सूट के साथ मेहरून रंग की टाई लगा रहा था। पैरों में बहुत महंगे ब्रांडेड जूते पहने साहिल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आज उसका बहुत बड़े स्तर पर इंटरव्यू था जहां हजारों लोग मौजूद होने वाले थे और टीवी पर भी उसका लाइव शो आना था। उस इंटरव्यू के बारे में विचार करते करते मन के साथ दिमाग पीछे जाने लगा था, करीब 20 साल पीछे। मन और दिमाग के उधेड़पुन में उलझने ही लगा था कि दरवाजे की घंटी बजी। साहिल ने दरवाज़ा खोला तो उसका सहायक था। सर आपको स्टेज पर बुला रहे हैं, सहायक बोला। 2 मिनट तक उसको देखा और ठंडी सांस लेकर साहिल बोला, हाँ आता हूँ। अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर होटल के कमरे से बाहर आया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए स्टेज पर पहुंचा। इंटरव्यू ख़त्म करके वह अपने कमरे में आ जाता है और बिना कपड़े बदले थके शरीर और मन से सोफे पर बैठ जाता है और फिर 20 साल पीछे चले जाता है, एक कॉलेज में। साहिल और उसके 2 दोस्त राजीव और अमित क्लास छोड़कर कैंटीन में मटर गश्ती कर रहे हैं। साहिल हमेशा की तरह पैसों की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। यूँ तो उसके दोस्त भी तरक्की में विश्वास रखते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें साहिल की तरह हर तरीका मंजूर नहीं था। साहिल ने कई बार कॉलेज में लड़कों को इम्तिहान से पहले फर्जी प्रश्न पत्र देकर पैसे लिए, तो कभी कार और मोटरसाइकिल की गैर कानूनी रेस का सट्टा लगाया। उनका बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरीके से ज़्यादा पैसे उसके पास आ जाए। घर में पता चलने पर साहिल को अक्सर माँ बाप की कड़ी फटकार झेलनी पड़ती थी। दीदी ने भी कई बार प्यार से समझाया कि अमीर बनने का उसका रास्ता गलत है, लेकिन साहिल के कानों पर तो जैसे जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन साहिल को कहीं से पता चला कि मेहता कंपनी, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में से एक ने एक अजीब सा प्रस्ताव निकाला है। उनकी एक डूबते हुए उत्पाद को अगर कोई अपनी समझदारी से मुनाफे में बदल दे तो वह उस इंसान को अपनी कंपनी का मार्केटिंग हेड बना देंगे। यह पढ़कर साहिल ने मिस्टर अमन मेहता से मिलने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। जब वह मिलने गया तो और भी कई लोग वहाँ बैठे थे। साहिल का नाम आने पर वह मिस्टर मेहता से मिला। अपने चालाक दिमाग से उसने मिस्टर मेहता को अपना आइडिया दिया। मिस्टर मेहता को साहिल की बात पसंद आई। साहिल का तेज़ दिमाग से 6 महीने में उसने कंपनी को उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा कराया। मिस्टर मेहता ने बहुत खुश होकर साहिल को मार्केटिंग हेड बना दिया, पर साहिल वहाँ डिपार्टमेंट हेड नहीं, कंपनी का मालिक बनने आया था। उसने धीरे धीरे मेहता जी के दिलो दिमाग पर काबू करना शुरू किया और बहुत ही जल्दी ऊंचाइयां चढ़ने लगा। ऑफिस तो क्या, घर में भी सबको उसकी चालाकी समझ आ रही थी, पर मिस्टर मेहता पर ना जाने उसने क्या जादू कर रखा था। उसकी लालच की हद पार हुई जब साहिल ने चालाकी से खास कागजों पर मिस्टर मेहता के सिग्नेचर ले लिए। उनमें साफ साफ लिखा था कि मिस्टर मेहता ने अपनी सारी पोजीशन और पैसा साहिल के नाम कर दिया है, लेकिन अपने विश्वास के चलते उन्होंने कागजों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझी थी। साहिल मेहता जी के दिल की बीमारी को भी अच्छी तरह जानता था। यह बात किसी तरीके से साहिल के पिता की नज़र में आ गई। उन्होंने उसको साफ साफ धमका दिया, या तो तू ये मिस्टर मेहता के सिग्नेचर करे हुए कागज़ जला दे, नहीं तो आज से मैं तेरे लिए मर गया, यह समझ ले। पैसे और रुतबे का नशा इतना था कि साहिल जैसे कानों से ही नहीं दिमाग से भी बहरा हो गया था। उसने अपने पिता को कुछ जवाब नहीं दिया और घर छोड़कर चला गया। साहिल ने जब मिस्टर मेहता को कागज़ दिखाए तो उनको बहुत गहरा सदमा लगा और अपनी बीमारी के चलते उन्हें बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। मिस्टर मेहता के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए साहिल के लिए दुनिया वालों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान था। बस जो चाहता था उसे वही मिल गया।
जिंदगी का पूरा ऐशो आराम काटने लगा। अपने घर वालों को तो वह कब का भूल चुका था। पिता की मौत की खबर भी उसके करोड़ों के बिजनेस के आगे बेमानी थी। वह उनके अंतिम दर्शन और संस्कार के लिए भी नहीं गया। माँ और दीदी को इतना धक्का लगा कि बाद में दीदी की शादी की भी उन्होंने साहिल को कोई खबर नहीं की। साहिल को कहीं से पता चला, लेकिन अपने घमंड में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने माया दीदी को फ़ोन भी नहीं करा। कहते हैं पैसा हर सुख सामान दे सकता है, लेकिन सुकून और अपनों का सच्चा प्यार नहीं। रोज़ वही बड़े लोग, बड़ी बिजनेस डील और बड़ी बड़ी बातें। साहिल के पास अलग कहने को कुछ भी नहीं था। उसका अपना कोई नहीं था। शादी को भी उसने एक बंधन समझा था। आज वह पूरी तरीके से बिल्कुल अकेला था। धीरे धीरे अकेलापन उसको खाने लगा। बाहर वाला कोई उसको अपना नहीं समझता था और जो अपने थे उनको वह कब का पीछे छोड़ चुका था। आज सुबह उसने बहुत बेचैन होकर अपने घर फ़ोन किया था, माँ से बात करने के लिए। दीदी ने फ़ोन उठाया और बहुत रूखे लहजे में उसने बताया कि माँ का तो 2 दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया था। यह सुनकर वह बहुत चक्का रह गया था। एक मौका था माफ़ी मांगने का, वह भी हमेशा के लिए चला गया। दीदी के आखिरी शब्द उसको अधूरी माफ़ी के साथ जीना पड़ेगा सुनकर उसने फ़ोन रख दिया था। जब वह अपनी सोच से बाहर आया तब वह सोफे से उठा और उसने दीदी को फिर से फ़ोन मिलाया माफ़ी मांगने के लिए। दीदी ने फ़ोन उठाया और बस इतना कहा, जिनकी माफ़ी तुझे मिलनी चाहिए थी वह तो कब के चले गए। और रही बात मेरे लिए तो मेरा छोटा सा गुड्डू भैया ही रहेगा। मिस्टर साहिल को मैं नहीं जानती। जब भी गुड्डू का मन मुझसे मिलने को करे वह कभी भी आ सकता है, साहिल नहीं। दीदी की बात सुनकर वह समझ गया कि उसे अब उनकी अधूरी माफ़ी के साथ ही जीना पड़ेगा, क्योंकि गुड्डू को तो साहिल एक बड़ा उद्योगपति कब का मार चुका था। मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ और मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कीप वॉचिंग।